हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के। ऑनलाइन आवेदन सबके लिए स्टार्ट हो गया है, चाहे वो बीए क्लास के हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, बीएड हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो। मतलब आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, 9th से लेकर के लास्ट तक जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी स्कॉलरशिप का आवेदन सबके लिए स्टार्ट हो गया है। फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, रिन्यूअल वाले के लिए अभी कुछ लेट है, किसी किसी कोर्स में रिन्यूअल नहीं हो रहा है, बट फ्रेश सबका फॉर्म हो रहा है। यूजी पीजी आवेदन शुरू हो गया है। कुछ चीज़ें करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो काम आपको कर लेना है, फिर आप में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन क्या होता है, मतलब आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करना कैसे है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक अपडेट प्रोवाइड की जाती है। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि देखिए, आपके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यानी जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले आते हैं वो होते हैं 12th के ऊपर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे। तो 12th के ऊपर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और 12th तक का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों का आवेदन स्टार्ट हो गया है। फ्रेश फॉर्म का प्रकार है, रजिस्ट्रेशन संख्या आपको भरनी होती है, मोबाइल नंबर डालना होता है, अपना पासवर्ड डालना होता है, कैप्चा डालना होता है, उसके बाद में आपको लॉगिन करना होता है। ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर कौन सा डालना, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले यहाँ पे मैंने कहा था कि आप देख लीजिएगा, 22-23 की जगह 23-24 हो जाए तो लॉगिन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पूरी वीडियो देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट अभी कहेंगे कि वेबसाइट चल ही नहीं रही है, तो मैं कैसे को फॉर्म को फिल करूं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं चल रही है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए डियर स्टूडेंट। क्या है कि जो साइट है वो चलेगी, साइट अगर स्कॉलरशिप की बनी हुई है तो वो चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी। बट आपको प्रोसीजर सारा पता होना चाहिए कि आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है। जैसे ही साइट चले आप तुरंत ही ट्राई करके अपने फॉर्म को फिल कर दें। फिर मैं बताऊं, जैसे आप इन सारी डिटेल को फिल करके सबमिट करते हो, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपके कोर्स, ब्रांच, कॉलेज जो भी होता है आपका, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, कितने स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होता है। बट मैं एक चीज़ और बताऊँ, चलिए मैं सबसे पहले इस चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक स्टार्टिंग से बताता हूँ कि करना क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ इस तरह के ऑप्शन आने लगे, यानी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप जाते होंगे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है UPScholarship.nic.in। तो इसमें क्या होता है कि आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। अभी आप जब वेबसाइट ओपन कर रहे होंगे तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने जिस टाइम स्क्रीनशॉट लिया है वो जो है, मैंने देखिए मैक्सिमम वीडियो में स्क्रीनशॉट के माध्यम से बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइट प्रॉपरली वर्किंग नहीं करती है। तो जिस टाइम पे मुझे टाइम मिलता है मैं स्क्रीनशॉट लेके रखे रहता हूँ, जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आपके टाइम भी बच जाता है। तो देखिए क्या होता है कि आप ये देखिएगा कि किस टाइम पे, देखिए या तो रात के 12-12 बजे के आसपास या मॉर्निंग टाइम में आप देख लीजिएगा, इस टाइम साइट चलेगी। बट अभी जो है वो साइट 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि देखिए अचानक से अभी जल्द ही में 9th 11th और 12th वालों का 12 सबसे पहले 11th वालों के लिए पोर्टल ओपन किया गया अभी 2 दिन पहले। उसके बाद में आज ही क्या हुआ, आज की कल की शाम में, मतलब क्या हुआ कि सबके लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया अचानक से। तो इसमें क्या हुआ कि यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे सर्च कर लिया, काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर एक्टिविटी होने लगी। इस वजह से क्या हुआ कि जो फॉर्म है वो फिल होना, मतलब साइट ही चलना बंद हो गई। तो फॉर्म फिल कैसे करना है आपको मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो चैनल पर चले जाइएगा, 2023-24 रजिस्ट्रेशन कैसे करें वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके पूछेगा, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करके उसके बाद आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। इस बार आप लोग परेशान मत होइएगा, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो डीओबी के स्थान पे मोबाइल नंबर मांगेगा, और उसी मोबाइल नंबर से आप जब फ्रेश लॉगिन पे जा करके लॉगिन करेंगे तब भी वही मोबाइल नंबर आपको डालना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जा करके आपको सबसे पहले फ्रेश वाला लॉगिन पे जाना है। जैसे ही आप फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करते हो 4 तरह के इंटरफेस ओपन होते हैं।
ये स्टूडेंट पहला होता है 9th और 10th के लिए, जिसे बोलते हैं प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन। यानी जब आप फ्रेश वाले में जाते हैं तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन में जाते हैं तो 9th और 10th के लिए होता है। और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का मतलब होता है 11th और 12th। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी लो स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटर के ऊपर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनको क्लिक करना होता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं यूपी से जाकर किसी बाहर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये मतलब कोई बाहर की स्टूडेंट आके यूपी में पढ़ाई कर रहा होता तो वही स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं चौथे वाले ऑप्शन से। फिर मैं आपको बताऊं कि आप जब यहाँ पे जाएंगे तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर 2023-24 के स्थान पे जो आप रजिस्ट्रेशन किए, देखिए मैं अब फॉर्म आपको फिल करके 11th और 12th का बता रहा हूँ, बट आपको जो मैंने ऊपर बताया वो BA BSc BCom BTech इन सभी चीज़ों को बताया। तो ये चीज़ के लिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको दिखा दिया कि 23-24 का पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का भी हो गया है। मेरे पास जो डिटेल्स है, सारी डिटेल्स है पॉसिबल हो गई आसानी से, वो 11th के स्टूडेंट की हो गई। तो मैंने क्या किया कि फॉर्म जो फिल करके बताया आपको 11th का स्टूडेंट है, तो आप सेम है जैसे मैं फॉलो करूँगा वैसे आप मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ें आपको चेंज करनी है, उन चीज़ों को चेंज करते हुए आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा मोबाइल नंबर डाल के इस तरह से यहाँ पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और हाई स्कूल की डिटेल डाल के दोबारा से पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिएगा। फिर आप जैसे वहाँ पे डाल करके लॉगिन करते हैं आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। सेम इसी तरह का इंटरफेस आप में भी आएगा। देखिए जैसे इन वाले स्टूडेंट्स में आया है सेम इसी तरह का इंटरफेस आप में आएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, इन दोनों पे आपका टिक हो गया होगा। दूसरा काम आपको करना होगा डिजी लॉकर से सत्यापन। आप लोग को नया ये चीज़ देखने को मिला होगा डिजी लॉकर से सत्यापन, ये कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, यानी आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सी डिटेल कहाँ पे फिल करनी है। फोटो प्रपत्र अपलोड करें, यानी फोटो आपको कैसे अपलोड करना है। आवेदन पत्र को संशोधित करें। आय जाति प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। NPCI सत्यापन हेतु, NPCI में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। दो ही चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो है डिजी लॉकर और NPCI। इन दोनों प्रॉब्लम से हम कैसे दूर हटेंगे, क्या मतलब क्या सोल्यूशन है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जांच सारी चीज़ भर करके आपको जांच है तो प्रिंट कर लेना है। चलिए मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे डिजी लॉकर से सत्यापन करें, क्योंकि पहला स्टेप आपका यही है, डिजी लॉकर से सत्यापन करें। डिजी लॉकर क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के लिए एक डिजिटल अकाउंट होता है, जहां पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिजिटल रूप से वहां पे आपके जमा होते हैं, ठीक है। तो वहां से कोई भी मतलब सरकार आपके जो डॉक्यूमेंट आपके परमिशन से वो साइट यूपी स्कॉलरशिप की साइट आपके आधार कार्ड को वहाँ से ले लेती है, जिससे उसे एग्जैक्ट जैसा आपका आधार होता है, जो आपकी डिटेल होती है एज वेल एज वैसे ही उसे मिल जाती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। जैसे आप डिजी लॉकर पे क्लिक करते हैं ब्लू कलर की एक लिंक दिखाई देती है जहाँ पे लिखा होता है क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। जब आप इस वाली लिंक पे क्लिक करते हो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला है उसको डालना होता है, उसके बाद कैप्चा डालना होता है, उसके बाद में आपको जनरेट OTP कर देना होता है। मे बी किसी में ये कैप्चा नहीं लेगा, यहाँ पे कैप्चा ही नहीं लेगा। तो आप फ़ोन से ना ट्राई करके आप एक बार टैब मतलब या फिर डेस्कटॉप मोड पे फ़ोन को अगर करिएगा तो डेस्कटॉप मोड पे फ़ोन को कर लीजिएगा, या फिर आपके पास PC होगा या फिर साइबर कैफ़े पे जाकर ट्राई करिएगा, हो जाएगा। अगर इन तरह की आप साइबर कैफ़े पे नहीं जाना चाहते, अपने फ़ोन से फिल करना चाहते हैं, तो आप डेस्कटॉप पे करके फॉर्म को फिल करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप जैसे डालेंगे जनरेट OTP, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगी। यहाँ पे आपको OTP वो डाल करके उसके बाद सबमिट OTP कर देना है। जैसे आप सबमिट OTP करते हो, सबमिट OTP करने के बाद में आपके पास यहाँ पे आ जाता है यूजर नेम और ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ें पूछता है कि आपका क्या पहले से डिजी लॉकर में अकाउंट है। तो आप लोग का देखिए 9th 10th 11th 12th वालों का मैं नहीं कह सकता कि उन लोग के पास अकाउंट रहा होगा डिजी लॉकर में, बट हाँ जितने स्टूडेंट 12th के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं उनके पास डिजी लॉकर अकाउंट होना मैंडेटरी है, क्योंकि डिजी लॉकर अकाउंट में
आपके जो है वो डिजिटल रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसे आपको कहीं भी काम लगता है तुरंत आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिजिलॉकर में अकाउंट बना लेना चाहिए। अगर जिन स्टूडेंट का बना हुआ है उनको अपना यहाँ पे बगल में जो यहाँ पे लिख रहा होगा आधार नेम यूजर नेम, आधार कार्ड यूजर नेम, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं ये बताऊँगा आपको, बट मैं बताऊँ जितने स्टूडेंट के पास नहीं है वो कैसे आपको मतलब आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले साइन अप वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे एक साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है। साइन अप वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो डियर स्टूडेंट आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना होता है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप 12 डिजिट का आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तुरंत ही आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस वाले मोबाइल नंबर पर आपकी OTP चली जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप जा करके लिंक करा लीजिए। और हाँ, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान देंगे कि जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सेम एज एकदम उसी तरह आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो दोबारा से आपको सही करवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो आपके हाई स्कूल में है वो आप अपने आधार कार्ड में करवा के ही फॉर्म को फिल करें, क्योंकि इस बार सारी डिटेल आपकी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए वो आपके आधार कार्ड से ही फैच की जाएगी। यहाँ पे सबमिट करना है। देन सबमिट करने के बाद में आप इस तरह के इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको 6 डिजिट की अपनी सिक्योरिटी पिन बना लेनी है, इसे डन कर देना है। जैसे आप डन करते हो आपका डन हो जाता है। दोबारा से आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे आधार नेम और यूज़र नेम वाले पे जाना है, अपना आधार नंबर डालना है अपना। जैसे आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हो, यूज़र नेम, और जो 6 डिजिट का पिन बनाया था उस पिन को यहाँ पे डालना है। जैसे इन दोनों चीज़ को डालते हैं, साइन इन करते हैं। साइन इन करते ही आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस, साइन इन करने के बाद में आपके जो मतलब वो लिंक होता है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होता है, उस वाले पे आपकी OTP चली जाती है। OTP जाते ही आपको यहाँ पे फिर से आपको अपना यूज़र नेम डालना होता है, सबमिट करना होता है। जैसे आप सबमिट करते हो तुरंत ही क्या लिख देता है कि आप अलाउ कर दें, तो तुरंत अलाउ कर देते हो। ठीक है, अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे आप अलाउ करते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि किसके लिए आपको अलाउ करना है। देखिए लिखा है बाई क्लिकिंग अलाउ यू आर गिविंग कॉन्सेंट टू शेयर विथ यूपी स्कॉलरशिप, यानी जो आपका मतलब है मतलब क्या बोलते हैं कि आधार कार्ड वो आपका शेयर हो जाएगा। जो यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है, जैसे आप अलाउ करोगे तुरंत ही आपका जो आधार कार्ड है वो जब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म फिल हो जाएगा तो यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो उसके मतलब डिपार्टमेंट है उसके साथ शेयर हो जाएगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो आपको अलाउ कर देना है। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो एक स्टूडेंट को मतलब एक या काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद कैप्चा डाल रहे हैं, टिक करके आप जनरेट OTP कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड डिजीलॉकर रिस्पॉन्स। जैसे ही आप में देखे जितने स्टूडेंट में लिख के आ रहा है इनवैलिड डिजीलॉकर रिस्पॉन्स, इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, आपको यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाना है। रिडायरेक्ट का मतलब आपको फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है, एकदम बैक करके फिर से आपको लॉगिन करना है। जब आप फिर से लॉगिन करोगे, फिर से लॉगिन करने का मतलब होता है कि जैसे ही आप यहाँ से फिर आ जाओगे, ये चीज़ें आप इस चीज़ पे मतलब बैक जा करके एकदम होम पे जा करके यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इन डिटेल्स को डाल करके यहाँ पे आप जैसे फिर से आ जाओगे वापस तुरंत, उसके बाद आपको फिर से डिजीलॉकर पे क्लिक करना है। जैसे आप फिर से डिजीलॉकर पे क्लिक करोगे तुरंत ही आपको मैं बताऊँ कहाँ पे पहुँच जाओगे। देखिए उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद में फिर से आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो इनवैलिड रिस्पॉन्स दिखा रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ, तो वो आना बंद हो जाएगा। वहाँ से आपका जो है वो डिटेल्स अलाउ करने के बाद में फिर जो इनवैलिड रिस्पॉन्स आता है लॉगिन करते टाइम, ये चीज़ें इनवैलिड डिजीलॉकर रिस्पॉन्स, तो जब आप फिर से जा करके लॉगिन करोगे, फिर से लॉगिन करने के बाद में आप फिर से यहाँ पे आ जाओगे, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, कैप्चा मांगेगा। इन सारी चीज़ों को आपको जैसे ही फिल कर दोगे OTP देखिए लिखा है वेरीफाई OTP फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी आपके पास जो मोबाइल नंबर डाला था, यानी जो मोबाइल नंबर आप डिजीलॉकर अकाउंट बनाने के टाइम डाला था उस वाले मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी। OTP डालना होगा, कैप्चा डालना होगा, देन आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट OTP कर देंगे तुरंत ही आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, लिखिए मैं एक सेकंड जूम करके दिखा देता हूँ, आप में लिखा होगा, हाँ ये दसमोत्तर आप में भी लिखा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2023-24 डिजीलॉकर से प्राप्त आधार का विवरण
नहीं, डिजी लॉकर से आपका तुरंत डिटेल्स मैच कर ली जाती है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, अपना नाम देख लेना है, जेंडर देख लेना है, ग्रेजुएशन मतलब आप गार्जियन का नेम देख लेना है, डेट ऑफ बर्थ देख लेना है, डिस्ट्रिक्ट देखना है, स्टेट, एड्रेस, इन सातों चीज़ों को आप मैच कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे अपनी फ़ोटो देख लेनी है। अगर ये चीज़ें सही हैं, सही होगी तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक वेरीफाई का ऑप्शन देगा। देखिए ग्रीन कलर में आपको देखा वेरीफाई डिटेल्स। वेरीफाई डिटेल्स जो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करोगे तुरंत आप फिर से अपने यहाँ पे आ जाओगे। यानी आपका देखिए ये चीज़ें आपकी डन हो गई, डिजी लॉकर से सत्यापन करने वाली चीज़ें आपकी डन हो गई। अब आपको जाना है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट मैं इस वीडियो को एकदम डिटेल से बता रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। देखिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तुरंत आपका इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा ओपन। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल होगी, यहाँ पे आपका व्यक्तिगत विवरण होगा। व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको देख लेना सारा कुछ सही है। व्यक्तिगत विवरण में यहाँ देखिए लिखा है आवासीय अस्थायी पता, यानी आपका पता क्या है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा पत्र व्यवहार का पता, यानी आप कहाँ पे रहते हो। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है, चौथा ऑप्शन हाई स्कूल में आपके प्राप्तांक कितने थे, पूर्णांक कितने थे, बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक आपका कितना था। यहाँ पे लिखना है आपको रजिस्टर। देखिए जितने पे ये स्टार बने हुए हैं यहाँ पे स्टार, ये मैंडेटरी है भरना, इनको आपको भरना ही भरना है। राशन कार्ड संख्या अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, भर देंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, नहीं भरेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, आपने जो आपको फीस रसीद मिली होगी उसमें जो डिटेल्स होगी 7 नंबर में वो चीज़ें भरनी है। फिर 7 नंबर में आता है कि आप में बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक। बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक आपको एक रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर मिलता है। उस इनरोलमेंट नंबर को जितने भी स्टूडेंट 12th के बाद कोर्स कर रहे हैं वो अपने इनरोलमेंट नंबर को पता कर लेंगे, इनरोलमेंट नंबर ही भरेंगे। 12th के बाद वाले जितने स्टूडेंट हैं, 12th वाले अगर मिलता है एनरोलमेंट नंबर तो भर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में 4 डिजिट कोई भी भर दीजिएगा। ठीक है, अपने आधार कार्ड के लास्ट की 4 डिजिट भर दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको बैंक का नाम जो है आपको सेलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बैंक का डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करना है। जब इन 3 चीज़ों को आप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे जो बैंक मतलब खाता संख्या नहीं, ये बैंक खाता संख्या आप, हाँ सॉरी, यहाँ पे छात्र का आधार अंकित करना है, जो आधार कार्ड में नाम है वो नहीं अंकित करना है। यहाँ पे जो बैंक पासबुक में नाम है वो अंकित करना है, चाहे बैंक पासबुक में आपका जो भी नाम लिखा हो वही आपको लिखना है। यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे आपका जो थोड़ा टाइम प्रोसेस करेगा, आप वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे IFSC कोड अपने आप ले लेगा, मैच कर लीजिएगा सही है कि नहीं सही है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बैंक की खाता संख्या डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से डालनी होगी। आप अकाउंट भरते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हों उसमें ये ध्यान देना है कि जो अकाउंट नंबर लगा रहे हों वो अकाउंट नंबर आधार सीडिंग होना कंपलसरी है। अगर आधार सीडिंग नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे आवासीय एवं दिवा छात्र आते हैं, तो आवासीय एवं दिवा, तो देखिए दिवा छात्र कौन से होते हैं, आवासीय कौन से होते हैं। आवासीय छात्र वो होते हैं जिनको कॉलेज में हॉस्टल मिला होता है, जिनको कॉलेज में हॉस्टल मिला होता है वो आवासीय छात्र होते हैं। जिनको नहीं मिला होता है, जो अपने घर से रह के पढ़ते हैं, वो दिवा छात्र होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार अपने कॉलेज में भी कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद फिल करिएगा, मैं जहाँ तक आपको सही बता रहा हूँ। उसके बाद में अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, आपकी शुल्क क्या है ये अपने कॉलेज में पता करके फिल करिएगा, चाहे कॉलेज हो स्कूल हो जो भी हो, पता करके फिल करिएगा। अन्यथा की स्थिति में कॉलेज वाले वेरीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं, और कॉलेज वाले जब तक फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो दिव्यांगजन जितने हैं उनको अगर दिव्यांगता है तो ये अपने डिटेल्स यहाँ पे भर लेंगे। एक 4 कॉलम आता है, 18 नंबर का कॉलम जो है वो पूरा 17 और 18 वो दोनों उन्हीं के लिए है। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ फिर से दोबारा से, यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण डालने के बाद में जब आप यहाँ पे जाते हो तो लिख के आता है गत वर्ष की धनराशि का विवरण, यानी आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है। गत वर्ष की धनराशि का विवरण यानी स्कॉलरशिप आपको कितनी मिली है, यहाँ पे आपको लिखना होता है। अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति रुपए में अगर आपको मिली है तो आप एग्जैक्ट लिखेंगे, क्योंकि आपका डाटा फैच कर लिया जाएगा। आप यहाँ चोरी करके भर देंगे कोई गलत भी, तो वो चीज़ें आपकी बाद में जब मैच की जाएंगी गलत निकलेगा तो फॉर्म को रिजेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद गत वर्ष का परीक्षाफल यानी पिछले वर्ष आपने कितना नंबर पाया है, और पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, प्रतिशत आपका कितना बना हुआ है, शिक्षण संस्थान का नाम क्या था। शिक्षण संस्थान का नाम मान लीजिए आपका कोई फिल करते समय थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है, तभी कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना कॉलेज वाले मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई फिर भी कर देते हैं।
यहाँ पे आपको टिक करके कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। आपका एक ग्रीन टिक और हो जाएगा। एक ग्रीन टिक होने के बाद यहाँ पे पहले लिख देगा आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करे, बिना फोटो अपलोड करे पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो अब आपका ये एक चरण और पूरा हो गया। अब आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए करना क्या होता है, देखिए आपको फ़ोटो अपलोड ही नहीं करना है। आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जब आप उस पे जाएंगे तो आपका फ़ोटो अपलोड करने वाला, जैसे ये स्टेप आपका फिल हो जाएगा, तुरंत ही आपका फ़ोटो अपलोड करने वाला तुरंत ही आपका फिर से फिल हो जाएगा। उसके बाद में आएगा आपके पास एक चीज़ का ऑप्शन यहाँ पे कि आप आय एवं जाति प्रमाणीकरण, आय जैसे फ़ोटो अपने आप देखिए, फ़ोटो आधार कार्ड से ले लेगा, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे फ़ोटो अपने आप ले लेगा। फिर नीचे आता है आय एवं जाति का आवेदन पत्र को संशोधित करें, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आय एवं जाति का प्रमाणीकरण आता है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। देखिए आवेदन फॉर्म संख्या देख लेनी है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक देख लेना है, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे उन डिटेल्स को डाल करके आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखा रही है। उसके बाद वेरीफाइड इनकम डिटेल, वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करोगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते ही आपको जाति का ऑप्शन दे देगा। तो जितने स्टूडेंट का जाति लगता होगा वो जाति प्रमाण पत्र फिल करके उसके बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सब कास्ट में आप चाहेंगे, जो भी आप सब आपकी सब कास्ट आपके उसमें लिखा होगा जाति प्रमाण पत्र में, उसे ध्यान से देख करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप गलत सेलेक्ट करोगे तब तक आपका फॉर्म फिल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारी डिटेल जो है वो वेरीफाई करता है। जब तक वेरीफाई होगी नहीं तब तक आपका फॉर्म फिल नहीं होता। फिर आता है आधार प्रमाणीकरण। आधार प्रमाणीकरण में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ देख लेना है। अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपको एक बार दो बार आपको आधार नंबर डालना है। दोनों बार आधार नंबर डाल करके मन कहे तो आपको इसको पढ़ना है। देखिए 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करने देना है, अन्यथा किसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा पॉज करके। क्या लिखा है आपके द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए 0 से 3, और मतलब आधार OTP ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी आधार ऑथेंटिकेशन और OTP का ऑथेंटिकेशन के लिए आपको तीन चांस दिए जाते हैं। अगर उन 3 चांस में आप कर पाएंगे तो कर पाएंगे, अन्यथा किसी स्थिति में कुछ दिन तक आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है ब्लॉक कर दें, आप कर ही ना पाओ। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालना है, सारा कुछ करके सबमिट कर, वेरीफाई आधार कर देना है। वेरीफाई आधार कर देंगे अगर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई आधार जैसे ही होगा तुरंत आपका यहाँ पे मैंने बताया था फोटो वाले पे क्लिक हो जाएगा। आई जाति प्रमाणीकरण आपने कर ही लिया, प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और आपके स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय सर्वर एकदम अच्छे से चल रहा है तो आपका NPCI ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर NPCI नहीं भी वेरीफाई होता तो आपको परेशान नहीं होना है, दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना है। जब आपके लगे कि इस टाइम पे साइट चलेगी तो उस टाइम पे ट्राई करते रहना है, और आपको उस टाइम पे लॉगिन करके वहाँ पे चेक स्टेटस करके आता है। चेक स्टेटस ग्रीन कलर का होता है, उस पर क्लिक करेंगे, ये चीज़ टिक हो जाएगी। CBSE बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण, ये आपका ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। उसके बाद जाँच हेतु प्रिंट का ऑप्शन आता है, आपको एक बार प्रिंट जाँच हेतु प्रिंट कर लेना है। अगर जब आप जाँच हेतु प्रिंट करेंगे यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, और जो फोटो आएगी वो आधार कार्ड से रिलेटेड होगी। जो अपने आपके आधार कार्ड में होगी वही सेम फोटो यहाँ पे आ जाएगी फॉर्म में। तो उस फॉर्म आपको देख लेना है कि सारा कुछ सही है, फॉर्म को डिटेल्स मिला लेनी है। अगर सब कुछ सही है तो आपको एक बार अपने कॉलेज में चेक करा लेना है, क्योंकि कॉलेज में क्या चेक कराना है कि वो फीस देखते हैं आपने कितना नंबर पाया है, क्या आपने उसमें बढ़ा के नहीं लिखा। नंबर आपको 1% भी बढ़ा के नहीं लिखना है, क्योंकि अगर जब आप बढ़ा के लिखोगे तो मार्क मिसमैच वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको नंबर नहीं बढ़ा के लिखना है। इन सभी चीज़ों से आपको मतलब सावधान रहना है। अपने कॉलेज में एक बार चेक करा लेना है कि आप मतलब सारी डिटेल्स सही है। जब सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, इस वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, संस्था में जमा करने के लिए 3 दिन बाद प्रिंट निकल आएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है फिल करते टाइम तो आपको यहाँ पे आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पे जाना है। जो स्टेप में आपको गलती हो रही है उस वाले स्टेप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करके दोबारा से फिर से एक बार जांच हेतु प्रिंट कर लेना है कि वो डिटेल सही हुई कि नहीं हुई, और जैसे वो डिटेल सही हो गई होती है फिर से आपको सबमिट कर दिया। 3 दिन बाद आपको प्रिंट निकाल करके उसके बाद ले जा करके कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स कहेंगे उसके साथ सबमिट कर देना है। बाकी आगे का जो प्रोसीजर होगा कॉलेज में सबमिट करने के बाद स्टेटस कब से दिखाएगा, कब वेरीफाई होगा, किसकी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, करेक्शन डेट कब आएगी,
इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो में अंत तक बने हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, बाय।